Well, friends, good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JB Malik before you. Today we are discussing EMI of housing loan. Housing loan EMI. EMI means equitated monthly installment. कैसे फिक्स होते हैं और ये क्या चीज़ है, कैसे रीपे करनी चाहिए, ये सब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले रीपेमेंट मैक्सिमम 30 ईयर्स तक हाउसिंग लोन की EMI हो सकती है। 30 ईयर्स मीन 360 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब है रिकवरी अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। जनरली दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 70 ईयर्स। कुछ सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सम मेरिट टू मेरिट केस बेसिस पे हम इसको 70 साल तक की उम्र तक रिकवरी करेंगे। इंस्टॉलमेंट ऐसे फिक्स हो कि वो 65 या 70 साल तक पूरा हाउसिंग लोन की रिकवरी इंस्टॉलमेंट आ जाएं, तो ये उसका रीपेमेंट है। तो इससे पहले हम मोराटोरियम को जानेंगे। मोराटोरियम क्या होता है? मोराटोरियम, या इसको आप कह सकते हैं रीपेमेंट हॉलीडे, छूट कुछ समय तक। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो अप टू 18 मंथ, क्योंकि मकान बनने में 18 महीने लगते हैं, तो 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड उसको देते हैं। इस मोराटोरियम पीरियड को उसको छूट है, या तो वो इसमें ब्याज जमा कर सकता है, नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी के ऊपर है। बैंक डिमांड नहीं करता है। तो मोराटोरियम कैसे होता है? 18 महीने। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिसबर्स हुई, उसको दी गई और उसने बनाना शुरू किया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो वो या 18 महीने विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा इतने का उसको मोराटोरियम देंगे। ये कंस्ट्रक्शन हाउस के केस में है। फ्लैट और बिल्ट हाउस, फ्लैट और प्लॉट, इसमें पोजेशन या 3 महीने तक का मोराटोरियम है। तो अगर पोजेशन पहले मिल गया तो पहले, नहीं तो 3 महीने तक इसमें हम मोराटोरियम देंगे, बैंक देगा। रिपेयर, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन में 6 महीने है। तो आइए पहले मोराटोरियम में क्या EMI हमें भरनी चाहिए तो या नहीं भरनी चाहिए। बैंक डिमांड नहीं करता, पर मेरा सुझाव ये है कि अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है तो आप मोराटोरियम से ही इंटरेस्ट भरना शुरू कर दीजिए। बैंक डिमांड नहीं करेगा। और क्योंकि मोराटोरियम पीरियड 18 महीने का, तो बैंक क्या करेगा? अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं मोराटोरियम पीरियड का, तो बैंक क्या करेगा? मोराटोरियम प्लस रिमेनिंग पीरियड किसकी किस्तें बनाएगा और आपको किस्तें देनी है। और अगर देखिए, मैंने ऊपर रिकवरी अप टू द एज ऑफ का मतलब है कि आपकी सारी किस्तें 65 साल के एज होने तक आ जाएं। ये रिकवरी वर्ड इसीलिए लिखा है। 65 साल वाले को लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो किस्तें हैं वो 65 या 70 तक आ जाए। 70, कुछ केसेस में 70 जो हायर अथॉरिटी अलाउ करती है, नहीं तो जनरली 65 साल की उम्र तक वो आ जानी चाहिए। मान लिया अब एक आदमी है जिसकी उम्र है 60 साल, तो उसको सिर्फ 5 साल के लिए लोन मिलेगा, लेकिन 5 साल में उसका रीपेमेंट इतनी हैवी किस्त आएगी कि उससे रीपे नहीं। तो उस केस में हम 2 चीज होती है, एक बोरोवर, एक को बोरोवर। तो बोरोवर प्लस को, तो उसके साथ हम एक ऐसा को बोरोवर इसके साथ ऐड करेंगे जिसकी उम्र सपोज को इसकी 35 वर्ष है, तो और 30 साल का रीपेमेंट मिला, तो इसका 65 तक इसकी रिकवरी हो जाएगी। ये बेशक 60 का रहे। तो को बोरोवर लेने से क्या फायदा होगा? नंबर 1 तो उसकी इनकम उसमें रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी इनकम उसमें ऐड हो जाएगी। आप अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी व्यक्ति नियरेस्ट हैं उसको को बोरोवर बना सकते हैं। और लायबिलिटी के हिसाब से, बैंक की लायबिलिटी के हिसाब से बोरोवर और को बोरोवर एक ही चीज है।
वो भी उसकी भी उतनी देनदारी जितनी बारोवर की है। बारोवर वो व्यक्ति है जो लोन लेने आता है और को बारोवर उसका साथी, और 2 जने मिलके या 3 जने मिलके भी हम इस लोन को ले सकते हैं। ये था मोराटोरियम। और मोराटोरियम में कभी भी बेस्ट मेरा सजेशन ये है कि मोराटोरियम पीरियड में भी अगर आप कर सकते हैं तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं, बैंक मना नहीं करेगा। लेकिन छूट है, डिमांड, क्योंकि आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आपको मकान बनाने में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, तो आपको 18 महीने, इस केस में 3 और 6 महीने का आपको रीपेमेंट हॉलीडे दिया गया है। लेकिन ब्याज लगेगा, ब्याज जिस दिन से बैंक ने पैसा दे दिया उस दिन से ब्याज शुरू हो गया। ये मत समझिए कि यहाँ पर ब्याज की छूट है। अब ईएमआई, जैसे मैंने बताया, ईएमआई क्या है? ईएमआई कोई एक डेडलाइन नहीं है। ईएमआई सिर्फ एक रास्ता है कि ये आप देते जाइए, और जैसे 240 मंथली किस्त है तो यहाँ पर आपका लोन रीपेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप 240 किस्तें ही ईएमआई दें। आप बीच में, अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो आप बीच में इसकी अदायगी कर सकते हैं। वो रिड्यूसिंग सिस्टम है, जो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, रिमेनिंग पर ब्याज लगता है, तो आप इसको दे सकते। ईएमआई को पे कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि मैंने इतनी ईएमआई दी लेकिन मेरे अभी भी पैसा पूरा नहीं हुआ। उसका कई एक कारण है। कई बार क्या होता है, 3 कारण हैं। जो आज ईएमआई फिक्स की तो उसके 3 कारण हैं, जैसे वो कई बार एडजस्ट नहीं होती। नंबर एक कारण जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हायर हो गया, पहले से हायर चला गया, तो ईएमआई गड़बड़ा जाएगी। दूसरा रीजन है इंश्योरेंस होता है हाउस लोन का। इंश्योरेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस, उसका इंश्योरेंस जरूरी है, तो इंश्योरेंस उसमें ऐड हो गया। और तीसरी चीज, बैंक इंस्पेक्शन चार्जेस लेता है कभी कभी, और उनका पता नहीं होता कब कितने लगेंगे जिस टाइम ईएमआई फिक्स की जाती है। तो इस कारण से ईएमआई ज्यादा, तो ईएमआई फिक्स रहती है, उतने देते रहते हैं कुछ लोग, और ये चीज ऐड होने से फिर ईएमआई कम पड़ जाती है। इसलिए होना क्या चाहिए कि जब भी आपके पास सरप्लस फंड हो तो आप उसमें जमा करें, उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रिड्यूसिंग सिस्टम है। जितना कहते हैं ना, वो गुड़ डालो मीठा होगा, तो ये कारण है। तो ईएमआई कुछ नहीं है, ये कोई डेडलाइन नहीं है। इट इज नॉट ए डेडलाइन कि आपकी ये फिक्स होगी और ये 1 रुपये से मिलेगी, ये नहीं टैली होगी। ये एक रास्ता है कि ये आप देते रहिए। अगर ये नहीं देंगे तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट हुआ तो आपके ऊपर चार्जेस, पेनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ईएमआई कभी भी, आप कभी भी बैंक में जाके ये मत कहिए कि जैसे आपकी ईएमआई बनी 15,900, इस केस में 29, और आप कहते हैं 20,000 कर दो जी, क्योंकि कल को किसी का पता नहीं है। क्योंकि बाई चांस आपको 20,000 नहीं उसमें जमा हुए तो आपका खाता एनपीए हो जाएगा, और एनपीए और पेनल इंटरेस्ट। इसलिए बैंक को जो एग्जैक्ट बनती है वो बनाने दीजिए। आप जमा उसमें जितना हो सके 10 साल में, 5 साल में बेसिक जमा कर दीजिए, आपको टैक्स का और इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए अगर 2 केस अगर हम स्टडी करें एक तरह से, ये केस नंबर 1 में लोन ₹20 लाख है एट द रेट 7.35%, 240 महीने के लिए, ईएमआई 15,929, और टोटल इसमें 20 साल की है। टोटल इसमें 38,23,000 देना पड़ता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली डबल। और एक केस नंबर 2 है जिसके हम 30 साल 360 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ईएमआई आएगी 13,780, 2,000 का फर्क है, तो टोटल इसमें जाएगा, यहाँ लगभग दुगना है, यहाँ 2.5 गुना है, लेकिन किस्त छोटी है। तो ये मेरे ख्याल से ये 20 साल बहुत होते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। और किसी को अगर ये सूट करती है तो ये भी ठीक है, लेकिन किस्त एग्जैक्ट होनी चाहिए, ईएमआई एग्जैक्ट हो, और उसकी पेमेंट आप जितना जल्दी हो सके करें। आप उसको 10 साल में बंद कर सकते हैं खाते को, और 15 में कर सकते हैं,
क्योंकि अगर EMI अपने से बड़ी बनाई लिखवाई बैंक में तो हो सकता कल को किसी को पता नहीं कल क्या सिचुएशन बने, किसको पता था कोविड-19 तो एक महामारी आ जाएगा और लोगों की ये हालत होगी। तो इसलिए EMI जितनी छोटी से छोटी बने, जो एक एज पर रूल बने वो बनवाइए, लेकिन आप उसमें डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी आप उसमें भी पे करोगे उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये मैं यहाँ क्लियर करना चाहता था, क्योंकि EMI पर कई बार झगड़ा होता है कि मैं तो EMI दे रहा हूँ, मेरा लोन तो पूरा हुआ नहीं, उसके कारण है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्योंकि अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑप्शन है, या तो आप फिक्स्ड करिए, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, दो ऑप्शन है। तो इसमें कौन सी चूज करनी चाहिए? फिक्स्ड फ्लोटिंग स्कोर आजकल 375% है और ये 785% है, तो बेटर ये रहती है हमेशा, क्योंकि आज तक कभी भी फ्लोटिंग रेट जो है इंटरेस्ट का फिक्स से ऊपर नहीं गया है। और अगर फिर भी अगर आप फिक्स में चल रहे हैं या फ्लोटिंग में और फिर भी आप ये बेटर समझते हैं कि मेरे को चेंज करना है, तो रीसेट क्लोज होता है एवरी आफ्टर 5, हर 5 साल बाद आपके फिक्स्ड फ्लोटिंग ये चेंज हो सकते हैं, ये हो जाते हैं, ऐसा प्रोविजन है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। तो लेकिन शुरू में अभी तक जो है फ्लोटिंग व्यवस्था के हिसाब से फ्लोटिंग रेट बेटर है और यही चूज करते हैं। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फिर रीसेट क्लोज हो जाता, बैंक में जाइए उनको कहो कि मेरी फिक्स है फ्लोटिंग में कर दो या फ्लोटिंग है फिक्स में कर दो, तो ये कोई घबराने थी। एक चीज और है फेस्टिवल बोनंजा। अच्छा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्कोर रिपोर्ट बनती है। स्कोर रिपोर्ट आपको ये बताता है, उसमें 15 बातें होती हैं कि आपको बैंक लोन दे पाएगा कि नहीं। अगर उसमें बैंक का रिस्क कम है, आपकी सिबिल ठीक है, आपकी रिपोर्ट ठीक है, एज ठीक है, गारंटर है, सिक्योरिटी वैल्यू ठीक है, तो आपका स्कोर अच्छा आता है, तो वहाँ भी कभी कभी 0.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट हो जाता है, तो एक स्कोर रिपोर्ट बनती है। तो अब एक देखिए फेस्टिवल बोनंजा क्या होता है, जो आजकल चल पड़ा है, अभी फिर है ये बैंक एडवांस को बढ़ाने के लिए तो बार बार फेस्टिवल धमाका भी बोलते हैं। और इसमें जब ये इसकी ड्यूरेशन में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें एग्जेम्पशन है किस किस चीज की, अपफ्रंट फी और डॉक्यूमेंट चार्जेस, या ये कहिए फाइल चार्जेस एग्जेम्प्ट होते हैं, ये माफ हो जाते हैं, फाइल चार्जेस नहीं लगते और आपको रुपीज अप टू 20,000 लगभग तक की बेनिफिट हो जाता है। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट अप टू 20,000। तो जब आप पता करते रहिए, और ये कई बार 6 महीने 8 महीने 9 महीने चलता रहता है, तो इस दौरान ही लोन लेने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक है COD फैसिलिटी, ये सिर्फ PNB की है और किसी बैंक की नहीं है। ये क्या है, अगर किसी का अकाउंट 1 साल सेटिस्फैक्ट्री रहता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री रहता है, तो उसको एक 25 लाख 25 लाख तक की एक रनिंग फैसिलिटी दे देते हैं। उस अब ये एक लिमिट बन जाती है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इसको यूज नहीं कर सकते। यूज करेंगे, जितना भी यूज करेंगे उतना ब्याज लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन ये दूसरे बैंक की नहीं है। तो COD कंट्रोल फैसिलिटी है, तो इसमें एक रनिंग लिमिट मिल जाती है और आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बैंक ने ये भी नहीं देखना होता कि ये पैसा कहाँ लगाया। तो ये एक बेस्ट फैसिलिटी है, पर ये है PNB की, किसी और बैंक की नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक की है। इसलिए लोग टेक ओवर करा के दूसरे बैंकों से बाद में PNB में आते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि फिर ये डॉक्यूमेंट चार्जेस, फाइल चार्जेस और सारी प्रक्रिया और 1 या 2% तक टेक ओवर चार्जेस भी लग जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप PNB से ही लोन लीजिए। हालांकि आपकी मर्जी है, कहीं से भी लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको की कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बात करूँगा, हर क्वेरी का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये आई थिंक इट इज़ क्लियर। बी हैप्पी एंड हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।